मित्रों, हमने आपको सांबर अजमेर रियासत के 1065 तक के चौहान राजाओं के बारे में पिछली वीडियो में जानकारी दी थी। आज हम उससे आगे की जानकारी आपको देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1065 से 1070 ईस्वी तक दुर्लभराज चौहान तृतीय सांबर अजमेर के शासक थे। इन्होंने गुजरात के राजा कर्ण को हराने में मालवा के राजा उदयादित्य की सहायता की थी। इन्होंने गजनी के सुल्तान इब्राहिम शाह के साथ युद्ध किया था, जिसमें इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। 1070 से 1090 ईस्वी तक सांबर अजमेर के राजा विग्रहराज चौहान तृतीय थे। इन पर गजनी के सेनापति शहाबुद्दीन ने आक्रमण किया था। तब इन्होंने मंडोर के प्रतिहारों, मेवाड़ के गहलोतों और तोमरवाटी के तोमर, घोर, मेवाती, द्रोणपुर के मोहिलों, सिंध के बलूचों, ठट्टा, मुल्तान एवं बटनेर के भाटियों और अन्य जागीरदारों का आह्वान किया कि वह गजनी के सेनापति शहाबुद्दीन के विरुद्ध लड़ने के लिए तत्काल अपनी सेनाओं के साथ उपस्थित हुए। बटनेर के भाटी राजा ने उन्हें नजरें भेजी और सेना सहित उपस्थित हुए तथा साथ ही अन्य सभी जागीरदार अपनी सेना लेकर उपस्थित हुए और इन सभी ने मिलकर गजनी के सेनापति शहाबुद्दीन को बहुत बुरी तरह से परास्त किया था। विग्रहराज चौहान तृतीय ने परमार राजा उदयादित्य को सारंग नामक अश्व भेंट किया और एक छोटी सी घुड़सवार सेना सहायता के लिए भेजी, जिससे उदयादित्य परमार ने गुजरात के राजा कर्णदेव चालुक्य को परास्त किया था। विग्रहराज चौहान तृतीय की अकाल मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु होते ही अजमेर राज्य बर्बाद हो गया था और इनके पुत्र सारंगदेव की भी मृत्यु हो गई थी। विग्रहराज तृतीय के बाद पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने सांबर में अपना राज्य जमाया। इन्होंने 1090 से 1110 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने गजनी के सुल्तान अलाउद्दीन मसूद द्वारा मुगली शाह के नेतृत्व में भेजी गई सेना को पराजित किया। यह बड़े दातार राजा थे। एक बार इनके समय में पुष्कर में 700 सोलंकी राजपूत ब्राह्मणों को लूटने के उद्देश्य से आए थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने अकेले ही 700 सोलंकियों को मार गिराया था। 1110 से 1135 ईस्वी तक अजयराज चौहान द्वितीय सांबर के शासक हुए। इन्होंने बर्बाद हुए अजमेर राज्य को पुनः स्थापित किया और वहां पर किला बनवाया। सांबर राज्य सैन्य दृष्टि से सुरक्षित नहीं था, इस वजह से अजमेर राज्य उन्होंने बसाया था। इन्होंने गजनी के सुल्तान बहराम शाह को युद्ध में पराजित किया था। अजयराज चौहान द्वितीय के समय चौहानों की शक्ति सुदृढ़ हो गई थी और साथ ही इनके समय में चौहान राज्य का खूब विस्तार हुआ था। अजयराज चौहान का काल वास्तव में चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल माना जाता है। अजयराज चौहान ने उज्जैन पर आक्रमण करके मालवा के परमार राजा नरवर्मन को परास्त किया और उनके सेनापति सुल्हाना को भी परास्त किया। इन्होंने आक्रमणकारी सालार हुसैन को भारत से बाहर पूर्व दिशा की ओर खदेड़ा था। इन्होंने चाचिग, सेंधुल व यशोराज नामक राजाओं को हराकर उनका वध किया था। इन्होंने कई मुसलमान सरदारों को पराजित किया था। यह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राजपाट छोड़कर अरावली की पहाड़ियों में चले गए थे। तभी वहां पर एक मुस्लिम सेना की टुकड़ी गायों का हरण कर ले जाने लगी। तब वहां अजयराज चौहान मुस्लिम आक्रमणकारियों से भिड़ गए और इनका युद्ध करते हुए सर कट गया। परंतु सिर कटने के बाद भी मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध करते हुए इन्होंने आक्रांताओं को अजमेर से गुजरात के अंजार जिले तक खदेड़ दिया। अजमेर से गुजरात के अंजार जिले तक की दूरी करीबन 600 किलोमीटर है। इनका अजमेर और गुजरात के अंजार में दोनों जगह मंदिर है और दोनों जगह इनकी पूजा होती है। 1135 से 1150 तक अर्णोराज चौहान अजमेर सांबर के शासक बने। अर्णोराज चौहान गुजरात के अणहिलवाड़ पाटन के सिद्धराज जयसिंह सोलंकी के समकालीन शासक थे। अर्णोराज चौहान सिद्धराज जयसिंह सोलंकी के साथ हुए युद्ध में विजयी रहे थे। सिद्धराज जयसिंह सोलंकी की बहन कंचन देवी का विवाह अर्णोराज चौहान के साथ हुआ था। अर्णोराज चौहान एक सफल शासक थे। अर्णोराज चौहान ने गजनी के शासक सुल्तान बहराम शाह के विद्रोही मोहम्मद भालिम को शरण देकर नागौर का परगना दिया था, जिससे बहराम शाह ने क्रोधित होकर अर्णोराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। बहराम शाह की सेना अजमेर के आनासागर मैदान में आ पहुंची। यहां अर्णोराज चौहान ने बहराम शाह को पराजित कर दिया। कहते हैं कि अर्णोराज चौहान ने इतना भयंकर युद्ध किया था कि गजनी से अजमेर तक का मार्ग शत्रुओं की लाशों से पट गया। बहराम शाह युद्ध हारकर गजनी लौट गया। अर्णोराज चौहान ने
युद्ध समाप्त होने के पश्चात चंद्रभागा नदी पर बांध बनवाया और आना सागर झील बनवाई ताकि युद्ध के मैदान की भूमि से अपवित्र मुसलमानों का रक्त धोया जा सके। इन्होंने मालवा के नरवर्मन परमार को भी पराजित किया था। इन्होंने अपनी सेना सिंध पर आक्रमण के लिए भेजी। वहाँ उनकी सेना ने एक बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। वापस आते समय उनकी सेना ने पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब में भी उनकी सेना ने एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। गुजरात के कुमारपाल चालुक्य के साथ हुए युद्ध में अर्णोराज चौहान पराजित हो गए थे। इस सफल एवं स्वाभिमानी ख्यातिवान और वीर पुरुष की हत्या उन्हीं के पुत्र जगदेव ने कर दी थी और जगदेव चौहान अजमेर सांबर के राजा बने। जगदेव चौहान ने कुछ महीने ही शासन किया था। जगदेव चौहान को उनके भाई विग्रहराज चौहान चतुर्थ ने गद्दी से उतार फेंका था और स्वयं राजा बन गए। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के नाम से भी विख्यात है। इनका नाम राजपूताना में ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रख्यात है। यह बड़े वीर पुरुष हुए थे। विग्रहराज चतुर्थ ने 1150 से 1164 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने गजनी के यमीनी शासक खुसरो शाह को खेतड़ी के पास पराजित किया था। दिल्ली पर 200 वर्षों से तोमर राजपूत शासन कर रहे थे और दिल्ली को लेकर ही 200 सालों से चौहानों और तोमरों में संघर्ष चल रहा था। विग्रहराज चौहान ने 1150 ईस्वी में अन्नंगपाल तोमर को परास्त करके दिल्ली पर अधिकार कर तोमरों को अपने अधीन कर लिया था और तोमर शासन को समाप्त कर दिया था। सन 1164 में इन्होंने तुर्कों को पंजाब में परास्त करके पंजाब से बाहर निकाला। मालवा के परमार शासक और मेवाड़ के हरि सिंह विग्रहराज चतुर्थ के प्रमुख सामंतों में से थे। यह दोनों अजमेर के दरबार में उपस्थित रहते थे। विग्रहराज चौहान ने पंजाब में हिसार आदि क्षेत्रों को मुसलमानों से जीता था। विग्रहराज चौहान चतुर्थ की राज्य की सीमाएं शिवालिक पहाड़ियों से होते हुए सहारनपुर तथा उत्तर प्रदेश से भी आगे तक थी। इन्होंने कुमारपाल चालुक्य से जालोर, पाली और नागौर के परगने जीत लिए थे। विग्रहराज चौहान ने विदेशी तुर्क मलेच्छों से भारत की सुरक्षा की और उनको भारत से बाहर खदेड़ा था। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि अपनी शक्ति, बल और पराक्रम से विग्रहराज ने मलेच्छों का दमन कर आर्यावर्त को वास्तव में आर्य भूमि बना दिया था। विग्रहराज चतुर्थ एक अच्छे सेनापति व राजा होने के साथ साथ वह साहित्य व कला के भी प्रेमी थे। वह स्वयं एक अच्छे कवि भी थे। उन्होंने स्वयं हरिकेली नाटक लिखा था। अजमेर में उन्होंने संस्कृत विद्यालय का निर्माण भी करवाया था। इनका काल सपाल दक्ष अजमेर सांबर राज्य का स्वर्ण युग था। प्राचीन कवियों के साथ साथ आधुनिक इतिहासकारों ने भी विग्रहराज चतुर्थ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपर गांगेय राजा बने। अपर गांगेय ने केवल कुछ महीने ही शासन किया था। इनके बाद सन 1165 से 1170 ईस्वी तक पृथ्वीराज द्वितीय चौहान राज्य के शासक बने। इन्होंने महमूद गजनी के अंतिम वंशज लाहौर के सुल्तान खुसरो मलिक को युद्ध में पराजित किया था। पृथ्वीराज द्वितीय के समय चौहान साम्राज्य जहाजपुर, चित्तौड़ के मेनाल तक और पंजाब तक विस्तृत था। इन्होंने ब्राह्मणों को मुक्त हृदय से सोना दान में दिया था। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद सोमेश्वर चौहान गद्दी पर आए। इन्होंने कुमारपाल चालुक्य के पुत्र अजयपाल चालुक्य को सन 1177 में पराजित किया था। इन्होंने कुमारपाल चालुक्य के कोंकण के शत्रु मल्लिकार्जुन को परास्त किया था, जिनसे इनकी खूब ख्याति हुई थी। इन्होंने गुजरात के राजा भीमदेव सोलंकी से युद्ध किया था, जिसमें इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। सोमेश्वर चौहान के देहांत के बाद 1178 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय मात्र 11 वर्ष की छोटी उम्र में अजमेर की गद्दी पर आए। इन्होंने अजमेर के साथ साथ दिल्ली पर शासन किया था। इन्होंने दिल्ली पर राज करके संपूर्ण भारत पर एक छत्र चौहानों का राज स्थापित किया था। यह अंतिम हिंदू भारत सम्राट थे। पृथ्वीराज चौहान की वीरता भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में विख्यात है। इन्होंने 11 वर्ष की छोटी उम्र में अपने राज्य को संभाला ही नहीं बल्कि अपने विद्रोहियों और शत्रुओं से अपने राज्य की रक्षा भी की। पृथ्वीराज चौहान ने छोटी उम्र में गद्दी पर आते ही चौहान राज्य का खूब विस्तार किया था। इनका समय चौहानों का स्वर्णिम काल था। इन्होंने सर्वप्रथम गद्दी पर आते ही अपने चचेरे भाई नागार्जुन का अंत किया था, क्योंकि नागार्जुन विद्रोही हो गया था और नागार्जुन अपने आप को चौहान राज्य का असली शासक मानता था। इसलिए
पृथ्वीराज चौहान ने नागार्जुन पर चढ़ाई करके उसके विद्रोह का अंत किया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य में उत्पात मचाने वाले भंडानुकों का भी दमन किया और शांति स्थापित की। पृथ्वीराज चौहान एक महान विजेता और पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने महोबा पर भी विजय प्राप्त की थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना के हाथों आल्हा और उदल ने भी वीरगति प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान ने अपने पिता की मृत्यु का बदला भीमदेव सोलंकी को मार कर लिया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान भीमदेव सोलंकी के हाथों मारे गए थे। पृथ्वीराज चौहान ने गहड़वालों पर भी विजयश्री प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान ही नहीं बल्कि उनके सामंत भी बड़े शूरवीर थे। पृथ्वीराज चौहान के सामंतों ने कई बार तुर्क मलेच्छों को पराजित किया था और शहाबुद्दीन गौरी को भी बंधक बनाया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में पराजित किया था, परंतु मोहम्मद गौरी बार बार पृथ्वीराज चौहान से क्षमा याचना करता था, जिससे पृथ्वीराज चौहान उन्हें क्षत्रिय आचरण के अनुसार क्षमा कर देते थे, परंतु फिर भी वो बार बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया करता था। मोहम्मद गौरी एक विश्वासघाती और छल कपटी व्यक्तित्व का था। उसको पृथ्वीराज चौहान पर विजयश्री प्राप्त करनी थी, चाहे बल से या छल से। मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध के हार का बदला पृथ्वीराज चौहान से लेना था, इसलिए उसने अपनी सेना संगठित की और गजनी से लाहौर पहुंचा। लाहौर पहुंचकर उसने अपना एक दूत पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा और कहलवाया कि वह मोहम्मद गौरी के दीनता स्वीकार कर और इस्लाम स्वीकार कर ले। पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर में भिजवाया कि उसे अपने देश लौट जाना चाहिए, वरना हर बार की तरह उसे इस बार भी युद्ध स्थल में हारना पड़ेगा। मोहम्मद गौरी इस बार छल कपट का सहारा लेते हुए पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने अपना दूत वापस पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा और कहलवाया कि वह युद्ध की जगह संधि करना चाहता है। इस संधि वार्ता ने पृथ्वीराज चौहान को भ्रम में डालने का काम कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को लगा कि यह एक संधि वार्ता है, इसलिए वह केवल एक छोटी सी सेना लेकर तराइन के मैदान की ओर रवाना हुए। पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना तराइन के मैदान में पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने रात भर खूब आनंद मनाया, क्योंकि वह सब संधि वार्ता के भ्रम में थे। इसके विपरीत मोहम्मद गौरी ने शत्रुओं को भ्रम में डाले रखने के लिए अपने युद्ध शिविर में आग जलाई रखी। फिर जैसे ही सुबह हुई तो मोहम्मद गौरी ने अपनी घुड़सवार सेना को 4 भागों में बांट दिया। राजपूत सैनिक सोच चांदी के कार्य करने के लिए इधर उधर बिखर गए। इस मौके का फायदा उठाकर मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को पृथ्वीराज चौहान की सेना पर चारों तरफ से आक्रमण करने का आदेश दे दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से चारों ओर भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज चौहान ने अपने हाथी पर बैठकर तुर्कों से काफ़ी लोहा लिया, परंतु तुर्कों के छल कपट और धोखेबाजी के कारण राजपूत सेना धराशायी हो गई और पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान की सेना में कई वीर राजपूत सामंत थे, वो भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद तुर्कों की सेना का हांसी, सिरसा, अजमेर और दिल्ली आदि जगहों पर उनका आधिपत्य स्थापित हो गया और फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। परंतु फिर भी नेत्रहीन पृथ्वीराज चौहान ने अपना शब्दभेदी बाण चलाकर अपना शौर्य और साहस दिखलाकर अपने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी का वध किया था। पृथ्वीराज चौहान एक महान विजेता, एक वीर योद्धा और एक सूरवीर सेनानायक थे। अगर मोहम्मद गौरी उनसे छल कपट ना करता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ ही चौहानों का यशस्वी शासन समाप्त हो गया, परंतु फिर भी चौहान राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। जैसे पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज चौहान ने रणथंबोर रियासत पर अधिकार किया और वहां राज किया। इसके अलावा नाडोल भी चौहानों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा जालोर भी चौहानों का प्रमुख राज्य था। कोटा और बूंदी भी चौहानों की हाड़ा खाप की प्रमुख रियासतें थीं। चौहानों की देवड़ा खाप की सिरोही रियासत भी प्रमुख रियासतों में से एक रही है। गुजरात और मध्य प्रदेश में भी चौहानों की शक्ति के कई केंद्र रहे हैं। इसके अलावा भी चौहानों की कई छोटी बड़ी रियासतें, ठिकाने, जागीरें तथा गांव इत्यादि है।